तो हम पढ़ेंगे मुगल काल। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो हमारे HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की यूनिट 1 के अंडर जो सब यूनिट 3 आती है उसमें एक हमारे पास है हिल स्टेट्स एंड द रिलेशन विद मुगल्स, ये टॉपिक। तो इसे हम कवर करेंगे। तो मुगल जो वंश था उसका पहला शासक था बाबर। बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलोट में अपनी चौकी स्थापित की। बाबर ने कहाँ पर अपनी चौकी स्थापित की थी? कांगड़ा के निकट मलोट में। और कब स्थापित की थी? 1525 में। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो बाबर ने कब पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा था? 1526 में। और किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। और इसी के साथ वो क्या करता है? भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट हमारे पास मुगल शासक है अकबर। अकबर ने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि नूरपुर के राजा भक्तमल की सिकंदर शाह के साथ दोस्ती थी। तो अकबर क्या करता है? 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए सेना भेजता है नूरपुर। 1556 में किसको पकड़ने के लिए? सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए अपनी सेना कहाँ भेजता है अकबर? नूरपुर में भेजता है। और नूरपुर में सेना क्यों भेजता है? क्योंकि उसे लगता है कि सिकंदर शाह भागकर कहाँ गया होगा? नूरपुर। और नूरपुर क्यों गया होगा? क्योंकि जो नूरपुर का राजा था भक्तमल, वो सिकंदर शाह का दोस्त था। तो अकबर के अनुसार उसने मतलब राजा भक्तमल ने सिकंदर शाह को शरण दी होगी। एक एडिशनल फैक्ट है यहाँ पर कि जो अकबर ने सेना भेजी थी उसमें एक था बैरम खां। तो बैरम खां ने नूरपुर के राजा भक्तमल या भक्तपाल को 1558 में मौत के घाट उतारा था। तो बैरम खां ने किसको मारा था? इसी जो नूरपुर का राजा भक्तमल था, इसको भक्तपाल भी कहीं कहीं पर नाम दिया गया है। तो उसको 1558 में मौत के घाट उतारा था बैरम खां ने, अकबर के कहने पर ही। अकबर पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या रिश्तेदारों को दरबार में बंधक के तौर पर रखता था। अकबर क्या करता था? ताकि पहाड़ी राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, इसलिए वह उनके बच्चों को या फिर उनके रिश्तेदारों को अपने पास बंधक के तौर पर रखता था। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को भी बंधक बनाया। अकबर ने किसको बंधक बनाया था? कांगड़ा के राजा जयचंद को। जयचंद के पुत्र विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह किया। तो जो जयचंद का बेटा होता है विधिचंद, वो नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह कर देता है राजा अकबर के विरुद्ध। तो जो ये राजा विधिचंद है, ये तो अपने पिता जयचंद को बचाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए अकबर से इसलिए विद्रोह कर रहा है। लेकिन तख्तमल इसका साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका भाई था भक्तमल, जिसको अकबर ने मरवा दिया था बैरम खां से। अकबर ने बैरम खां से भक्तमल को या भक्तपाल को मरवा दिया था 1558 में। अब उसी का बदला लेने के लिए उसका जो भाई है भक्तमल का, कौन है भक्तमल का भाई? राजा तख्तमल। वो क्या कर रहा है? बदला लेने के लिए विधिचंद का साथ दे रहा है और ये दोनों मिलकर अकबर का विद्रोह कर रहे हैं। अकबर ने बिरबल को हुसैन कुली खान के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। तो अब अकबर क्या करता है? विधिचंद और तख्तमल के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजता है? बिरबल और हुसैन कुली खान को। अकबर किसको भेजता है? बिरबल को और हुसैन कुली खान को। अकबर ने 1572 में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों को ज़मीनें लेकर एक शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। अकबर ने कब? 1572 में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की ज़मीनें लेकर एक शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। तो अकबर ने कभी नियुक्त किया था टोडरमल को? 1572 में। अकबर ने टोडरमल को 1572 में नियुक्त किया था शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए। तो इसमें कौन कौन सी जगह शामिल थी? इसमें कांगड़ा के 66 गांव,
इसमें कांगड़ा के 66 गांव और चंबा के रिहलू, छेरी, पथियार और धारो क्षेत्र शामिल थे। इसमें कौन कौन सी जगह शामिल थी? कांगड़ा के 66 गांव थे और चंबा के रिहलू, छेरी, पथियार और धारो क्षेत्र शामिल थे। राजा जयचंद की 1585 में मृत्यु के बाद उसका बेटा विधिचंद राजा बना। राजा जयचंद की 1585 में मृत्यु हो गई और अब उसका बेटा राजा विधिचंद राजा बना। राजा विधिचंद ने अब क्या किया? बंधक के तौर पर किसको रखा? अपने बेटे त्रिलोकचंद को। पहले तो राजा जयचंद बंधक के तौर पर था, मतलब विधिचंद का पिता बंधक के तौर पर था। विधिचंद का पिता जयचंद क्या था? बंधक के तौर पर अकबर के पास था। अब जब विधिचंद खुद राजा बन गया तो उसने किसको? त्रिलोकचंद को, अपने बेटे त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन अकबर का समकालीन था। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन अकबर का समकालीन था और वह मुगलों के प्रति समर्पित था। सिरमौर का राजा धर्मप्रकाश अकबर का समकालीन था। सिरमौर का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? धर्मप्रकाश। सिरमौर का राजा धर्मप्रकाश अकबर का समकालीन था। अब हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, अकबर के समकालीन ना कांगड़ा के 4 राजा थे। अकबर के समकालीन कांगड़ा में 4 राजा हुए हैं। कौन कौन से? देखिए, जयचंद हमने पढ़ लिया, विधिचंद भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा धर्मचंद और मानिकचंद, धर्मचंद और मानिकचंद, इनको मिलाकर 4 राजा हो जाते हैं जो कि अकबर के समकालीन थे। जयचंद, विधिचंद, धर्मचंद और मानिकचंद, ये 4 राजा कांगड़ा के अकबर के समकालीन थे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि चंबा का राजा कौन? प्रताप सिंह वर्मन, ये अकबर का समकालीन था। चंबा का राजा कौन? प्रताप सिंह वर्मन, ये अकबर का समकालीन था। सिरमौर का राजा धर्मप्रकाश, ये अकबर का समकालीन था। इसी प्रकार जो गुलेर का राजा था जगदीश चंद, गुलेर का राजा जगदीश चंद, ये अकबर का समकालीन था। गुलेर का राजा जगदीश चंद अकबर का समकालीन था। और बिलासपुर का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? ज्ञानचंद। बिलासपुर का राजा ज्ञानचंद अकबर का समकालीन था। बिलासपुर का राजा ज्ञानचंद। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो कांगड़ा के कौन कौन से राजा अकबर के समकालीन थे? जयचंद, विधिचंद, धर्मचंद और मानिकचंद। चंबा का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? प्रताप सिंह वर्मन। सिरमौर का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? धर्मप्रकाश। गुलेर का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? जगदीश चंद। बिलासपुर का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? ज्ञानचंद। और इसके अलावा एक एडिशनल फैक्ट और है कि कुल्लू पर अकबर ने कब कब्जा कर लिया था या फिर शासन कर लिया था, अपना स्थापित कर लिया था, मतलब अपना शासन, या फिर अकबर ने कुल्लू पर कब कब्जा कर लिया था? 1556 में। अकबर ने 1556 में कुल्लू पर कब्जा कर लिया था। तो हमने अकबर कंप्लीट कर लिया है ऐसे। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा। जहांगीर कब गद्दी पर बैठता है? 1605 में। और 1605 में ही क्या होता है? जो विधिचंद था उसकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर जब 1605 में गद्दी पर बैठता है तो राजा विधिचंद जो होता है कांगड़ा का, उसकी 1605 में मृत्यु हो जाती है। तो अब हमने ऊपर भी पढ़ा था कि विधिचंद का बेटा कौन था? त्रिलोकचंद, जो बंधक था अभी मुगल दरबार में। अब क्या होता है? विधिचंद की मृत्यु के बाद त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठता है। तो इस प्रकार जहांगीर का समकालीन कांगड़ा का राजा कौन बनता है? त्रिलोकचंद। जहांगीर का समकालीन कांगड़ा का राजा कौन बनता है? त्रिलोकचंद। जहांगीर ने 1615 में क्या किया? कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर धमेरी के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तज़ा खान को भेजा, परंतु दोनों में विवाद होने और मुर्तज़ा खान की मृत्यु होने के बाद कांगड़ा किले पर कब्जा करने की योजना स्थगित कर दी गई। तो क्या होता है कि 1615 में जहांगीर क्या सोचता है कि कांगड़ा पर कब्जा किया जाए। जहांगीर ने 1615 में कांगड़ा पर कब्जा करने की योजना बनाई और इसको योजना को
उसने असल रूप देने के लिए क्या किया, जो नूरपुर धमेरी का राजा था सूरजमल, नूरपुर धमेरी का राजा था सूरजमल, और राजा या शेख फरीद मुर्तज़ा खान और राजा सूरजमल, इन दोनों को भेजता है वो कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए। जहांगीर 1615 में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए किन दो लोगों को भेजता है, एक तो नूरपुर धमेरी का राजा सूरजमल और साथ ही शेख फरीद मुर्तज़ा खान। परंतु क्या होता है, दोनों में विवाद हो जाता है। एक तो दोनों में विवाद हो गया और साथ ही मुर्तज़ा खान की मृत्यु हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कांगड़ा पर कब्जा करने की योजना है वो क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। 1615 में जो शुरू हुई थी वो स्थगित हो जाती है। अब जहांगीर दूसरा एफर्ट फिर से करता है और 1617 में फिर से वो क्या करता है, सूरजमल को और शाह कुली खान मोहम्मद तकी, क्योंकि देखो पिछली बार उसने सूरजमल के साथ मुर्तज़ा खान को भेजा था, शेख फरीद मुर्तज़ा खान को, वो मर गया था। अब इस बार वो क्या करता है कि सूरजमल के साथ किसको भेजता है, शाह कुली खान मोहम्मद तकी को। 1617 में जहांगीर सूरजमल के साथ, नूरपुर के राजा सूरजमल के साथ शाह कुली खान मोहम्मद तकी को भेजता है और कांगड़ा विजय के लिए अपनी योजना अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। राजा सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद तकी में भी झगड़ा हो जाता है। अब जैसे देखो राजा सूरजमल क्या करता है, यहाँ पर इससे भी झगड़ा कर लेता है, शाह कुली खान मोहम्मद तकी के साथ भी झगड़ा कर लेता है। अब जो इनका झगड़ा होता है राजा सूरजमल का और शाह कुली खान मोहम्मद तकी का, तो कुली खान को, मतलब शाह कुली खान मोहम्मद तकी को वापस बुला लिया जाता है। राजा सूरजमल ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसी के साथ क्या करता है, राजा सूरजमल विद्रोह कर देता है मुगलों के विरुद्ध। असल में राजा सूरजमल चाहता ही नहीं था कि जो कांगड़ा पर है मुगलों का कब्जा हो जाए, क्योंकि उसे ऐसे डर था कि अगर कांगड़ा पर कब्जा हो जाएगा मुगलों का तो धीरे धीरे नूरपुर भी किनके अंडर आ जाएगा, मुगलों के अंडर आ जाएगा। इसीलिए वो पहले मुर्तज़ा खान से झगड़ा करता है, फिर उसको मार देता है। अब बाद में शाह कुली खान मोहम्मद तकी के साथ जब उसको भेजा जाता है तो इससे भी वो झगड़ा कर लेता है और अब तो वो क्या करता है, मुगलों के विरुद्ध विद्रोह ही कर देता है। जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा। तो अब सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर क्या करता है, सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजता है। राजा सूरजमल ने मानकोट और तारागढ़ किले में शरण ली, जो चंबा रियासत के अधीन था। अब राजा सूरजमल कहाँ शरण लेता है, मानकोट और तारागढ़ किले में। राजा सूरजमल मानकोट और तारागढ़ किले में शरण लेता है, जो चंबा रियासत के अधीन था। चंबा के राजा प्रताप वर्मन ने सूरजमल को समर्पण करने का सुझाव दिया। तो चंबा का राजा जो प्रताप वर्मन होता है, चंबा का राजा प्रताप वर्मन, वो सूरजमल को आत्मसमर्पण करने का सुझाव देता है। लेकिन क्या होता है कि 1619 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1619 में मृत्यु हो जाती है उसकी। कांगड़ा किला 1620 में मुगलों के अधीन आ गया। तो कांगड़ा किला 1620 में मुगलों के अधीन आ जाता है। कब आता है मुगलों के अधीन कांगड़ा किला? 1620 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि कांगड़ा किला मुगलों के अधीन कब आया? 1620 में। जहांगीर को 20 नवंबर 1620 को कांगड़ा किले पर कब्जे की खबर मिली। जहांगीर को कब खबर मिलती है कांगड़ा किले पर कब्जे की? 20 नवंबर 1620 को। कांगड़ा किले को जीतने में राजा सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह ने मुगलों की मदद की। तो कांगड़ा किले को जीतने में किसने मदद की थी मुगलों की? राजा सूरजमल के छोटे भाई ने। कांगड़ा किले को जीतने के लिए मुगलों की मदद कौन करता है? राजा सूरजमल का छोटा भाई राजा जगत सिंह। कांगड़ा किले पर नवाब अली खान के नेतृत्व में मुगलों का कब्जा हुआ। कांगड़ा किले पर किसके नेतृत्व में मुगलों का कब्जा हुआ? नवाब अली खान के। नवाब अली खान के नेतृत्व में कांगड़ा किले पर मुगलों का कब्जा होता है और 1783 तक कब्जा रहा। मुगलों का कब्जा कब तक रहा था? 1783 तक रहा कांगड़ा किले पर। मुगलों का कब्जा नवाब अली खान के नेतृत्व में होता है कांगड़ा किले पर और 1783 तक रहता है।
जहांगीर 1622 ईस्वी में धमेरी नूरपुर आया। जहांगीर धमेरी नूरपुर कब आया? 1622 में। जहांगीर कब नूरपुर आया था? 1622 में। उसने अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा। उसने अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा। कांगड़ा किले के एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाजा रखा गया। कांगड़ा किले के एक दरवाजे का नाम क्या रखा गया? जहांगीरी दरवाजा। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने। जहांगीर के समय चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच धलोग का युद्ध हुआ, जिसमें जगत सिंह विजयी हुआ। तो जहांगीर के समय में ही चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह, कहाँ का राजा था ये? जगत सिंह नूरपुर का। तो जहांगीर के समय में चंबा के राजा जनार्दन और नूरपुर के राजा जगत सिंह, इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध होता है? धलोग का युद्ध होता है, जिसमें जगत सिंह विजयी होता है और जो जनार्दन है वो हार जाता है। चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच में जो धलोग का युद्ध होता है वो किसके समय हुआ है? जहांगीर के समय। चंबा पर 1623 ईस्वी से लेकर 2 दशक तक जगत सिंह का कब्जा रहा। तो चंबा पर 1623 ईस्वी से लेकर 2 दशकों तक, 2 दशक मतलब 20 साल तक जगत सिंह का कब्जा रहा। जगत सिंह मुगलों का वफादार था। जगत सिंह मुगलों का वफादार था। सिरमौर के राजा बुद्धि प्रकाश जहांगीर का समकालीन था। तो सिरमौर का कौन सा राजा जहांगीर का समकालीन था? बुद्धि प्रकाश। सिरमौर का कौन सा राजा जहांगीर का समकालीन था? बुद्धि प्रकाश। और अकबर का समकालीन हमने पढ़ा था धर्म प्रकाश, और जहांगीर का समकालीन कौन था? बुद्धि प्रकाश। कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार नवाब अली खान था। तो हमने अभी पढ़ा कि नवाब अली खान के नेतृत्व में ही कांगड़ा किले को जीता गया था, इसीलिए पहला जो मुगल किलेदार बनाया गया वो नवाब अली खान को ही बनाया गया। इसमें हम थोड़े से एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं जहांगीर के टाइम के। देखिए, जहांगीर का समकालीन कांगड़ा के राजा कौन कौन हुआ है? त्रिलोकचंद और हरिचंद। जहांगीर का समकालीन कांगड़ा का राजा कौन हुआ है? त्रिलोकचंद और हरिचंद। त्रिलोकचंद हमने यहाँ पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा हरिचंद भी जो था वो जहांगीर का समकालीन था। तो जहांगीर के समकालीन कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद और हरिचंद। इसके अलावा जहांगीर का समकालीन गुलेर का राजा कौन था? रूपचंद। जहांगीर का समकालीन गुलेर का राजा कौन था? रूपचंद। जहांगीर का समकालीन गुलेर का राजा रूपचंद था। इसे जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी रूपचंद को? बहादुर की। जहांगीर ने रूपचंद को बहादुर की उपाधि दी थी। जहांगीर ने बहादुर की उपाधि किसको दी थी? गुलेर के राजा रूपचंद को। जहांगीर ने बहादुर की उपाधि गुलेर के राजा रूपचंद को दी थी। और जहांगीर का समकालीन कांगड़ा के राजा कौन कौन थे? त्रिलोकचंद और हरिचंद। तो इस तरह जहांगीर भी हमारा खत्म हो जाता है, ये टॉपिक जहांगीर वाला। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में नवाब असदुल्ला खान, कोचकुली खान कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। जो शाहजहां होता है उसके शासनकाल में नवाब असदुल्ला खान और कोचकुली खान कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। कौन कौन? नवाब असदुल्ला खान और कोचकुली खान। कोचकुली खान 17 वर्षों तक मुगल किलेदार रहा। उसे बाणगंगा नदी के पास दफनाया गया था। जो कोचकुली खान था वो 17 वर्षों तक मुगल किलेदार रहा था और उसको कहाँ दफनाया गया? बाणगंगा नदी के पास। सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश शाहजहां का समकालीन था। तो सिरमौर का राजा कौन था जो शाहजहां का समकालीन था? मंधाता प्रकाश। अकबर का कौन समकालीन था सिरमौर का राजा? धर्म प्रकाश। फिर जहांगीर का समकालीन था बुद्धि प्रकाश, और अब शाहजहां का समकालीन है मंधाता प्रकाश। शाहजहां का समकालीन तो हमारा पढ़ लिया हमने मंधाता प्रकाश। इसके बाद है उसने मुगलों के गढ़वाल अभियान में कई बार सहायता की। जो शाहजहां का समकालीन था ये राजा सिरमौर का मंधाता प्रकाश ने गढ़वाल अभियान में बहुत बार मुगलों की सहायता की थी, क्योंकि जो सिरमौर से होकर ही गढ़वाल के लिए जाता था और जो गढ़वाल और सिरमौर थे पास में थे, इसलिए मुगलों की सहायता सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश ने
की थी गढ़वाल अभियान के दौरान कई बार। इसके अलावा शाहजहाँ का समकालीन गुलेर का राजा कौन था? मान सिंह। शाहजहाँ का समकालीन गुलेर का राजा कौन था? मान सिंह। मान सिंह था गुलेर का राजा शाहजहाँ का समकालीन। और शाहजहाँ ने मान सिंह को शेर अफगान की उपाधि दी थी। शाहजहाँ ने गुलेर के राजा मान सिंह को शेर अफगान की उपाधि दी थी। शाहजहाँ ने गुलेर के राजा मान सिंह को शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से नूरपुर किसने की थी? शाहजहाँ ने ही। शाहजहाँ के समय ही मतलब नूरपुर की राजधानी क्या होती है? पठानकोट से नूरपुर की गई थी। इसके बाद है जगत सिंह। जो जगत सिंह है ये हमारे पास नूरपुर का राजा था जगत सिंह, उसके बारे में दिया है क्योंकि वो भी हिमाचल में बहुत फेमस राजाओं में से एक है। तो 1627 में शाहजहाँ ने जगत सिंह का मनसब पुनः पक्का कर दिया। 1627 में क्या होता है? जो शाहजहाँ होता है वो जगत सिंह का मनसब पुनः पक्का कर देता है। जगत सिंह को 1634 में बगस का फौजदार नियुक्त किया गया। जगत सिंह को 1634 में बगस का फौजदार नियुक्त किया गया। कहाँ का? बगस का फौजदार 1634 में। 3 वर्ष बाद उसे काबुल प्रांत की जिम्मेदारी मिली। 3 वर्ष पश्चात मतलब 1634 के 3 वर्ष बाद 1637 में उसको 3 वर्ष बाद क्या हुआ? काबुल प्रांत की जिम्मेदारी मिली। जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह ने शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब इनका भी जो दोस्ती है ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई मुगलों के साथ जगत सिंह की। और क्या होता है कि जगत सिंह और उसके पुत्र राजा रूप सिंह ये क्या करते हैं? जगत सिंह और राजा रूप सिंह मिलकर, जगत सिंह और उसका पुत्र राजा रूप सिंह मिलकर क्या करते हैं? मुगलों के विरुद्ध मतलब शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। जगत सिंह और उसका पुत्र राजा रूप सिंह किसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं? शाहजहाँ के विरुद्ध। शाहजहाँ ने अपने पुत्र मुराद बख्श इसका पूरा नाम है। शाहजहाँ के पुत्र जो मुराद बख्श थे उसको विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा। शाहजहाँ क्या करता है? अपने पुत्र मुराद बख्श को विद्रोह को कुचलने के लिए भेजता है। मुगलों ने मऊकोट और नूरपुर किलों पर आक्रमण कर जगत सिंह को तारागढ़ किले में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। मुगल क्या करते हैं कि मऊकोट और नूरपुर किलों पर आक्रमण कर देते हैं और जिससे जगत सिंह क्या होता है? तारागढ़ किले में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाता है। जगत सिंह को 1642 में संधि करनी पड़ी। जगत सिंह कब संधि करता है शाहजहाँ से? 1642 में, 1642 में। जगत सिंह 1642 में किससे? शाहजहाँ से संधि कर लेता है और शाहजहाँ भी उसे क्षमा कर देता है। अब नेक्स्ट जो मुगल शासक था वो औरंगजेब था। अब हम देखते हैं औरंगजेब और पहाड़ी राज्य। तो औरंगजेब के टाइम हम चंबा के बारे में पढ़ते हैं। तो औरंगजेब के टाइम चंबा का राजा कौन था? चतर सिंह। औरंगजेब के समय चंबा का राजा चतर सिंह था। इससे बहुत एक फेमस क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है पेपर्स में कि जो 1678 में ना औरंगजेब ने चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी थी। तो ये क्वेश्चन ये आता था कि 1678 में ना औरंगजेब ने चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी थी। उस समय चंबा का राजा कौन था? तो चतर सिंह। थोड़े से ये भी चीज़ें याद रखनी कि कब बोला था उसने। 1678 में ये आज्ञा दी थी और चंबा में मंदिरों को गिराने की, और चतर सिंह जो था उस समय राजा था। और किसने आज्ञा दी थी? औरंगजेब ने। चतर सिंह ने उसके उत्तर में राज्य के सभी मंदिरों पर एक सुनहरी बुर्जी सजाने की आज्ञा दी। मतलब उसको ने मंदिरों को गिराने की बजाय क्या किया? एक सुनहरी बुर्जी सजाने की आज्ञा दे दी अपने राज्य में सारे मंदिरों पर। उसने गुलेर, जम्मू और बसोली के राजाओं के साथ मिलकर विद्रोह करने के लिए एक संघ बनाया था। क्या करता है राजा चतर सिंह? चंबा का राजा चतर सिंह क्या करता है कि गुलेर, जम्मू और बसोली के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया और उसने पंजाब के मुगल वायसराय मिर्जा रियाज बेग को हराकर अपने खोए प्रदेश वापस लिए। देखो राजा चतर सिंह एक तो 1678 में औरंगजेब के आज्ञा को ठुकरा देता है मंदिर को गिराने की, साथ ही वो क्या करता है
कि गुलेर जम्मू और बसोली के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बना लेता है। और पंजाब के जो मुगल वायसराय होते हैं, पंजाब के मुगल वायसराय थे मिर्ज़ा रियाज बेग। पंजाब के मुगल वायसराय कौन थे? मिर्ज़ा रियाज बेग। उनको क्या कर देता है? हरा देता है और अपने खोए प्रदेश वापस ले लेता है। यहाँ पर एक एडिशनल फैक्ट हम देख लेते हैं कि देखो, जिन राजाओं की बात यहाँ पर की गई है कि उनसे संघ बनाया था चतर सिंह ने, चंबा के राजा चतर सिंह ने गुलेर जम्मू और बसोली के राजाओं के साथ संघ बनाया था। तो कौन कौन राजा थे ये? देखिए, गुलेर का राजा था राजा राज सिंह। गुलेर का राजा कौन था? राजा राज सिंह। जम्मू का राजा था कृपाल देव और बसोली का राजा कौन था? धीरजपाल। तो चंबा का राजा चतर सिंह क्या होता है? वो जिन के साथ अपना संघ बनाता है वो कौन कौन है? राज सिंह, कृपाल देव और धीरजपाल। गुलेर का राजा राज सिंह, गुलेर का राजा राज सिंह, जम्मू का राजा कृपाल देव और बसोली का राजा धीरजपाल। और इनके साथ जो चंबा का राजा चतर सिंह था, ये चारों के चार मिलकर एक संघ बनाते हैं और जो मुगल वायसराय होते हैं पंजाब में, जिनका नाम है मिर्ज़ा रियाज बेग, उनको हराकर अपने खोए प्रदेश वापस ले लेते हैं। अब औरंगजेब के समय बुशहर पर किसका शासन था? कहरी सिंह का। औरंगजेब ने बुशहर के राजा कहरी सिंह को छत्रपति का खिताब दिया था। तो औरंगजेब ने बुशहर के किस राजा को छत्रपति का खिताब दिया था? कहरी सिंह को। इनकी जो बाजुएं थी वो बहुत लंबी थी, जिस कारण इनको अजान बाहु भी कहा जाता था। कहरी सिंह को क्या कहा जाता था? अजान बाहु। ऐसा कहा जाता है कि इनकी बाजू इतनी लंबी थी कि इनके घुटनों से भी नीचे तक इनके हाथ पहुंचते थे, खड़े होने के बावजूद भी। तो इस तरह से इन्हें अजान बाहु की संज्ञा प्राप्त थी। अब औरंगजेब के समय सिरमौर रियासत को देखते हैं। तो औरंगजेब के समय सिरमौर के राजा कौन कौन थे? एक सुभग प्रकाश, बुद्ध प्रकाश और मेदिनी प्रकाश। औरंगजेब के समय 3 सिरमौर के राजा हुए हैं, सुभग प्रकाश, बुद्ध प्रकाश और मेदिनी प्रकाश। सिरमौर रियासत पर मुगलों की संप्रभुता थी। इसके शासकों के मुगलों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। औरंगजेब ने सुभग प्रकाश को जगत सिंह के पुत्र राजरूप की सहायता करने के लिए कहा था। औरंगजेब ने किसे? सुभग प्रकाश को जगत सिंह के जो पुत्र थे राजा रूप सिंह, उनकी सहायता करने के लिए कहा था। किस दौरान? जब वो गढ़वाल पर आक्रमण करते थे। जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि जब भी गढ़वाल पर आक्रमण करना होता था तो सिरमौर की हेल्प ली जाती थी मुगलों के द्वारा। तो इसी तरह से जब राजरूप सिंह को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो गढ़वाल पर आक्रमण करें, तो साथ ही जो हमारे सिरमौर के राजा थे सुभग प्रकाश, इनको बोला गया था कि आप राजरूप सिंह की सहायता करें गढ़वाल अभियान में। सिरमौर के राजाओं को मुगलों की सेवा के बदले बहुत सी जागीरें प्राप्त हुई, क्योंकि वो मुगलों की सेवा करते थे इसलिए उनको बहुत सी जागीरें दी गई। सुभग प्रकाश की 1659 में मृत्यु के बाद बुद्ध प्रकाश और उसके बाद 1678 में मेदिनी प्रकाश को सिरमौर का राजा बनाकर खिल्लत प्रदान की गई। सिरमौर रियासत को गढ़वाल के विरुद्ध मुगलों का संरक्षण प्राप्त था कि अगर गढ़वाल आप पर आक्रमण करता है तो मुगल सिरमौर को बचाएंगे। उत्तर मुगल काल में पहाड़ी राज्य 1707 से 1783 तक। नादिर शाह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हुआ। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। तो 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल वंश था या मुगल शासन था वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, उनका पतन शुरू हो जाता है मुगलों का। नादिर शाह ने भी 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिया। इससे मुगलों की जो स्थिति थी वो और कमज़ोर हो जाती है नादिर शाह के 1739 के आक्रमण से। 1739 में नादिर शाह आक्रमण कर देता है और अदीना बेग 1745 ईस्वी में क्या करता है कि 1745 ईस्वी में अदीना बेग पंजाब जालंधर का गवर्नर बनता है। 1745 में अदीना बेग जो है पंजाब जालंधर का गवर्नर बना। उसने गुलेर के शासक दिलीप सिंह, जसवा के अजीत सिंह, नूरपुर के देवदत्त, कूटलेहर के यदुपाल, भंगाल के
राय को हराया। तो जो 1745 में अदीना बेग पंजाब जालंधर का जो गवर्नर बनता है, वो किन किन को हराता है? गुलेर के शासक दिलीप सिंह को, जसवां के अजीत सिंह को, नूरपुर के देवदत्त को, कुटलहर के यदुपाल को और भंगाल के राय को, इनको हरा देता है अदीना बेग। उसने बीजापुर और जयसिंहपुर को धूल में मिला दिया। अदीना बेग क्या करता है? बीजापुर और जयसिंहपुर को धूल में मिला देता है। मंडी रियासत ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अदीना बेग की थोड़े समय में मृत्यु हो गई। जैसे ही मंडी रियासत ने अदीना बेग की अधीनता स्वीकार की थी, उससे कुछ समय बाद क्या होता है? अदीना बेग की मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली और घमंड दुर्रानी ने 1748 से 1788 ईस्वी के बीच 10 बार पंजाब पर आक्रमण कर मुगलों की कमर तोड़ दी। अहमद शाह दुर्रानी ने क्या किया? 1748 से 1788 इन 40 सालों के बीच क्या किया? 10 बार आक्रमण किया, पंजाब पर आक्रमण कर मुगलों की कमर तोड़ दी। राजा घमंड ने इस मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि क्या था, अहमद शाह दुर्रानी मुगलों पे कंटिन्यूसली हमला कर रहा था, तो मुगल तो उसमें उलझे हुए थे अहमद शाह दुर्रानी से लड़ने में। तो घमंड इस मौके का फायदा उठाता है और 1752 में कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। घमंड क्या करता है? 1752 में कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। कांगड़ा किला अब भी मुगलों के पास था। कांगड़ा कैसे? तो लगभग सारे हिस्से पर इसका घमंड का शासन हो जाता है, लेकिन कांगड़ा किला अभी भी मुगलों के पास था। नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार था। तो अंतिम मुगल किलेदार कौन था कांगड़ा किले का? नवाब सैफ अली खान। पहला कौन था? नवाब अली खान, और अंतिम नवाब सैफ अली खान। अहमद शाह दुरानी ने 1759 में घमंड को जालंधर दोआब का नाजिम बनाया। अहमद शाह दुरानी क्या करता है? घमंड की वीरता से प्रभावित होकर 1759 में घमंड को जालंधर दोआब का नाजिम बनाता है। घमंड का सतलुज से रावी तक के क्षेत्र पर एक छत्र राज हो गया था। घमंड इतना पावरफुल हो गया था कि सतलुज से रावी तक जितने भी क्षेत्र थे, उस पर सिर्फ घमंड का एक छत्र, मतलब उसका ही राज था। मुगलों का हिमाचल पर प्रभाव, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुगलों का हिमाचल पर क्या क्या प्रभाव है। पहाड़ी रियासतों के मुगलों के संपर्क में आने से प्रशासनिक सुधार हुए, कि जो पहाड़ी रियासतें मुगलों के संपर्क में जैसे ही आई, उससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रशासन होता था उसमें सुधार हुआ। मुगल सिक्के पहाड़ों में प्रचलित हुए, मुगलों के सिक्के भी पहाड़ों में प्रचलित हुए। पहाड़ी राज्यों में निश्चित लगान प्रणाली लागू हुई, कि पहले यहाँ पर अनिश्चित लगान प्रणाली थी, कोई मतलब निश्चित नहीं था कोई भी लगान, लेकिन पहाड़ी राज्यों में अब क्या है, निश्चित लगान प्रणाली शुरू हो गई मुगलों के जब से उनका शासन हुआ यहाँ पर। मुगल राजपूत सैन्य विधि पहाड़ी राज्यों ने अपनाई, और जो पहाड़ी राज्य थे उन्होंने कौन सी सैन्य विधि अपनाई? मुगल राजपूत। कला और साहित्य का भी विकास हुआ। वास्तुकला पर प्रभाव, मुगलों ने पहले पहाड़ी वास्तुकला पर मैदानी वास्तुकला का प्रभाव था। मुगलों से पहले क्या था कि जो पहाड़ी वास्तुकला थी उस पर किसका प्रभाव था? मैदानी वास्तुकला का। लेकिन मुगल काल में पहाड़ी स्थापत्य कला में अधिक परिवर्तन हुए। जब मुगल काल था उसमें क्या हुआ? पहाड़ी स्थापत्य कला में अधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि मुगल शासकों के पहाड़ी रियासत से ज़्यादा गहरे संबंध थे। पहाड़ी राजा मुगल वास्तुकला को आदर्श मानकर किलों का निर्माण करने लगे। तो पहाड़ी जो राजा थे उन्होंने क्या किया? मुगल वास्तुकला को आदर्श माना और अपने जो किलों का निर्माण है वो करने लगे, उससे प्रभावित होकर उस वास्तुकला के हिसाब से। नूरपुर किले में स्तंभ और टेक मुगल इमारतों जैसे लाहौर किले जैसे थे। इस किले की पच्चीकारी लाहौर किले से मिलती जुलती है। चंबा के भरमौर स्थित कारदार कोठी के लकड़ी के दरवाजे के उभरे हुए पैनल का मुगल कला का गहरा प्रभाव था। तो जो चंबा के भरमौर स्थित कारदार कोठी है, वहाँ पर
जो लकड़ी का दरवाजा है उसमें उभरे हुए पैनल हैं, उसको क्या माना गया है? मुगल कला का गहरा प्रभाव दिखता है उसमें। चित्रकला पर प्रभाव। मुगल साम्राज्य के पतन का अच्छा प्रभाव पहाड़ी चित्रकला एवं कलाकारों पर पड़ा। पहाड़ी राज्यों ने मुगल कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। इन कलाकारों से लाभान्वित पहाड़ी राजा थे चंबा के राजा राज सिंह, उम्मेद सिंह, कांगड़ा के राजा घमंड चंद, बिलासपुर के राजा देवीचंद। इन सभी राजाओं को इससे फायदा हुआ, क्योंकि जो मुगल कलाकार थे, जो मुगल इसको कलाओं को जानते थे, चित्रकारी को जानते थे, उनको इन्होंने शरण प्रदान की थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में लगभग हर पहाड़ी राज्य में कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। पहनावे पर प्रभाव। पहाड़ी या पहाड़ों के कुछ राज परिवार आज भी मुगल काल के चोगे पहनते हैं। पहाड़ों पर की गई नक्काशी पर भी मुगल प्रभाव दिखाई देते हैं। भाषा लिपि पर प्रभाव। अनेक पहाड़ी राजाओं ने उर्दू को अपनी दरबारी भाषा के रूप में स्वीकार किया। इन राज्यों में संपूर्ण अभिलेख उर्दू में रखे जाते थे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव। मुगल शासकों ने पहाड़ी राज्यों में अपने राज्य का प्रबंध करने की पूरी आज़ादी थी। मुगल शासकों ने पहाड़ी राज्यों को अपने शासन का प्रबंध करने की पूरी आज़ादी दी थी। पहाड़ी राजा मुगल बादशाह को सूचित किए बिना किले बनवाते थे। आपसी झगड़ों का निपटारा करवाने के लिए पहाड़ी शासक मुगल हस्तक्षेप प्राप्त करते व मांगते थे। प्रत्येक पहाड़ी राज्य से मुगल वार्षिक कर वसूल करते थे। कांगड़ा वर्ग की रियासतों के लिए 4 लाख वार्षिक कर था। जो कांगड़ा वर्ग की रियासतें थी उसके लिए 4 लाख वार्षिक कर था। प्रत्येक राजा को अपने सिंहासन, जो सिंहासनारोहण होता था, जब वो सिंहासन पर बैठता था, के समय निश्चित राशि दिल्ली भेजनी होती थी, जिसके बाद उन्हें खरोता या खिल्लत मतलब सिंहासनारोहण, जो सिंहासन आरोहण का अधिकार पत्र, पोशाक और शाही भेंटों के साथ दिया जाता था। पहाड़ी राजाओं के विद्रोहों को ज़्यादातर मुगल शासकों ने क्षमा कर दिया था। जैसा हमने पढ़ा था कि जब जगत सिंह ने विद्रोह किया था तो शाहजहां ने उसको क्षमा कर दिया था। मुगल शासक पहाड़ी रियासतों के जो राजा होते थे उनके पुत्रों एवं रिश्तेदारों को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखते थे। जैसे हमने पढ़ा कि जयचंद को रखा था, विधिचंद के जो पिता थे जयचंद, उसके बाद विधिचंद के पुत्र त्रिलोकचंद को रखा था। तो इस तरह से वो उनके रिश्तेदारों को अपने पास रखते थे, मुगल दरबार में रखते थे उनको, ताकि भविष्य में होने वाले विद्रोह को रोका जा सके। ये प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई थी। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।